हम बात किए थे कि डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज़ 3 पार्ट में आएगा, ओके, जिसका कि पहला पार्ट हम लोग सीख चुके हैं, उसमें कुछ प्रॉपर्टी को सीखे हैं, और ये रहा आप लोगों के लिए पार्ट 2। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि पार्ट 1 में क्या क्या सीखे थे, उसके बाद फिर उसके आगे कंटिन्यू करते थे। पार्ट 1 में देखे थे कि अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, अगर हम लोगों को कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ 3a चाहिए तो क्या होगा। तो हम बताए थे कि सबसे पहले अगर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है आपके पास 4 6 3 2, ओके, तो अगर हम लोगों को डिटर्मिनेंट ऑफ 3a चाहिए तो पहले हम लोग मैट्रिक्स 3a निकालेंगे। तो जब 3a निकालेंगे तो 3 × 4 6 3 2, अब क्या होगा, वन ऑफ द फर्स्ट, ये 3 कंप्लीट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले ये बन जाएगा 12 24 9 6, ओके। देन इसके बाद इसको डिटर्मिनेंट ऑफ 3a जब बनाएंगे, ओके, तब उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ 3 जब बनाएंगे तब ये कंप्लीट डिटर्मिनेंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ओके। उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टी बताए थे कि अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ रहे, ठीक है, अगर उसके साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाइड है हमारा, ठीक है, तो वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। जैसे ये 4 है, हो सकता है कि आप उसको फर्स्ट कॉलम के साथ गुना कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 4a1 4a2 4a3, ये क्या होगा b1 b2 b3, फिर c1 c2 c3, ऐसा हो सकता है। या आप इस 4 को सेकेंड रो में मल्टीप्लाई कर सकते थे या थर्ड कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते थे। दैट मीन्स ये किसी एक रो या कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर हम बताए थे कि अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ रहे, आप कोई एक रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो निगेटिव साइन से वैल्यू चेंज कर जाएगा। जैसे दिस इक्वल्स टू, तो निगेटिव साइन अप्लाई किए हुए, तो इससे हम R1 R2 को इंटरचेंज कर दे रहे हैं। तो A2 B2 C2, ये हो गया A1 B1 C1, ओके, फिर ये हो गया आपके पास A3 B3 C3, ऐसा हो सकता है। दैट मीन्स कोई एक रो या कॉलम अगर इंटरचेंज हुआ तो उसका वैल्यू निगेटिव साइन से चेंज करेगा, ठीक है। और ये फिर लास्ट से देखे थे कि अगर कोई रो या कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0। दैट मीन्स इसका वैल्यू इतना करने की कोई जरूरत नहीं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा डायरेक्ट 0, ओके। बात समझ में आ रही है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। बोला जाता है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट हमारे पास जैसे A1 B1 C1 है, फिर A2 B2 C2 है, फिर A3 B3 C3 है, ओके। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, तो पता है हम लोगों को इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। क्या होगा A1 × B2 C2, फिर B3 C3 डिटर्मिनेंट, फिर A1 के बाद माइनस B1, क्या हो जाएगा फिर ये A2 C2, फिर ये हो जाएगा A3 C3, फिर प्लस C1 क्या हो जाएगा A2 B2, ठीक है, फिर A3 B3, ऐसा होगा। अब देखिए इसको फिर एक कंप्लीट डिटर्मिनेंट बनाना है, तो अगर हम चाहें तो इसको क्या करते हैं A1 B1 C1। अच्छा पहले एक स्टेप और दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास ये A1 लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है B2 C2, ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं B2 C2 और ये B3 C3, इसका भी वैल्यू वही होगा। देखिए B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस C2 B3, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस फिर देखिए B1, इसको भी चेंज कर देते हैं, A2 C2 है ना, यहाँ पर हम लोग इसको लिख दे रहे हैं इस तरह से A2 C2, फिर ये A3 C3 ऐसा लिख सकते हैं। फिर देखिए प्लस C1, ठीक है, इसको भी चेंज कर दे रहे हैं A2 B2 A3 B3। कहने का मतलब है कि अगर कोई हमारे पास डिटर्मिनेंट है, अगर उसका ट्रांसपोज बनाते हैं, ये इसका ट्रांसपोज ही है, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। अच्छा फिर आगे चलते हैं। अब इसको कंप्लीट डिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर बनाना चाहें तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है, ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, दैट मीन्स ये साइन को फुलफिल किया है। अब देखिए A1 है तो A1 के सामने गैप, तो यहाँ क्या बचा B1 C1, तो ठीक है, इसके सामने गैप, तो B1 क्या हो जाएगा यहाँ पर A2 A3, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग A2 A3 रहा होगा,
इसके सामने गैप, यहाँ क्या रहा होगा C2 C3 रहा होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब B1 में आते हैं, ये -B1 तो इसके सामने गैप, तो यहाँ क्या है इसके सामने गैप, तो यहाँ पर क्या हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। अच्छा A1 को लेकर चले थे ना, देखिए एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ाया है हम लोगों का, यहाँ पर अगर A1 को लेके चले थे तो A1 के सामने ना गैप होगा, इसकी दैट मीन्स इसके सामने गैप, तो C2 C3 यहाँ आ गया, यहाँ पर क्या रहा होगा B2 B3 रहा होगा ना, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर फिर B1 है, तो B1 के सामने दिस और दिस गैप, तो जिसके सामने जब गैप हो जाएगा, यहाँ C2 C3 है, A1 के सामने B1 के सामने B2 B3 गैप है, तो यहाँ बचेगा क्या A2 A3, ठीक है। अब देखिए C1 के साथ फॉलो कर जाएगा +C1, इसके सामने गैप A2 A3 B2 B3, ठीक है। ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट। पीछे बच्चा लोग बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहा है, शायद आप लोगों का आवाज़ जा रहा होगा, तो थोड़ा उससे डिस्टर्बेंस भी होता है, जिसकी वजह से थोड़ा कंसंट्रेशन भंग होता है, तो थोड़ा मिस्टेक हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ पर देखें, अगर हम ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू दिस डिटर्मिनेंट। अगर हम इसको देखें यहाँ पर, तो ये लिखा हुआ था हमारा A1 B1 C1, देखिए इस वे में लिखा हुआ है A1 B1 C1, फिर ये A2 B2 C2, फिर ये A3 B3 C3, तो ये बराबर किसका था, ये बराबर था, देखिए ये A1 B1 C1, तो ये देखिए A1 B1 C1 लिखा हुआ है A1 B1 C1, फिर ये क्या लिखा हुआ है A2 B2 C2, फिर क्या लिखा हुआ है A3 B3 C3, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वही वैल्यू उसके ट्रांसपोज का भी होता है। दैट मीन्स रो और कॉलम को अगर कॉरेस्पॉन्डिंगली इंटरचेंज किया जाए, दैट मीन्स अगर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दे, तो डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं आता है। आप इसमें भी देखे थे कि अगर ABCD लिखा हुआ है तो आप इसको ABCD निकालिए, दोनों का सेम वैल्यू होगा AD - BC, ठीक है। तो अब एक प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है यहाँ से कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A का ट्रांसपोज, याद रहेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, ओके। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई मैट्रिक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है आपके पास, इस वे में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा A + X B + Y C + Z, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह मान लीजिए A1 B1 C1 है, फिर ये हो गया A2 B2 C2 लिखा हुआ है, फिर ये लिखा हुआ है A3 B3 C3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, वी सॉल्व इट। अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा A1 + X हो जाएगा, फिर इसके सामने गैप, तो क्या बचेगा B2 C2, यहाँ क्या होगा B3 C3, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या होगा B1 + Y, ठीक है। फिर इसके सामने गैप, क्या बचेगा A2 C2, फिर A3 C3, फिर यहाँ क्या होगा C1 + Z, तो C1 + Z, तो इधर गैप, इसके सामने गैप, तो क्या हो जाएगा ये A2 B2, फिर A3 B3, ऐसा होगा। अब देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो A1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये X के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो हम A1 वाले को पहले लिखेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर B1 वाले को लिखेंगे, फिर C1 वाले को लिखेंगे, दूसरा पार्ट में X वाले को लिखेंगे, फिर Y वाले को लिखेंगे, ठीक है, और फिर Z वाले को लिखेंगे। तो पहले A1 वाले को लिख रहे हैं, तो A1 इंटू क्या हो जाएगा B2 C2 B3 C3, ओके, फिर माइनस B1 इंटू क्या हो जाएगा A2 C2 A3 C3, प्लस C1 इंटू क्या हो जाएगा A2 B2 फिर A3 B3, ऐसा होगा। अच्छा, अब क्या करते हैं, दूसरा पार्ट में हम लोग X वाले को लिखते हैं, तो प्लस X इंटू क्या हो जाएगा B2 C2 B3 C3, फिर Y वाले को लिखते हैं, तो यहाँ माइनस है साथ में, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -Y इंटू क्या होगा A2 C2
A3 C3। फिर यहाँ पर Z वाले के साथ होगा, क्या हो जाएगा, प्लस Z इंटू A2 B2 A3 B3, ऐसा होगा। ठीक है, अब देखिए फिर जब हम लोग इसको एक कंप्लीट डिटर्मिनेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना, फिर हम लोग इसको भी एक यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट डिटर्मिनेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए जब ये कंप्लीट डिटर्मिनेंट बनेगा तब क्या होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं ये प्लस माइनस प्लस, दैट मीन्स ये A1 B1 C1, तो A1 के सामने गया तो यहाँ क्या रहा होगा B2 C2, ये क्या रहा होगा B3 C3, फिर B1 के सामने गया तो इसका मतलब यहाँ पर A2 A3 रहा होगा। बाकी ये एडजस्टेड है, देख सकते हैं आप। फिर प्लस, फिर इस पार्ट को एक अलग डिटर्मिनेंट में ट्रांसफर कर रहा है, तो देखिए सेम यहाँ पर ये प्लस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा XYZ, फिर x के सामने गया तो यहाँ क्या होगा B2 C2, ये क्या होगा B3 C3, y के सामने गया तो ये क्या होगा A2 A3। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा C2 C3। ओके, अब इसको देखें, इस दोनों को साथ में देखें तो देखिए ये इस फॉर्म में था ये डिटर्मिनेंट, और ये इस फॉर्म में टूट चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोगों के पास अगर लिखा हुआ है A1 प्लस x है, ओके, A1 प्लस x B1 प्लस y C1 प्लस z लिखा हुआ है। ठीक है, फिर ये A2 B2 C2, फिर ये A3 B3 C3 लिखा हुआ है, तो ये टूट जाता है दो पार्ट में इस तरह से, A1 B1 C1 A2 B2 C2, फिर ये A3 B3 C3 प्लस क्या होगा XYZ A1 A2 B2 C2, फिर ये A3 B3 C3, ये इस पार्ट में टूट जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर इसके जगह माइनस भी रहता है ना, सपोज दैट मान लीजिए कि A माइनस B A1 माइनस B B1 माइनस C C1 माइनस D लिखा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ आपके पास A2 B2 C2 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर A3 B3 C3 लिखा हुआ है, तो भी ये दो पार्ट में टूट जाएगा। ये दो पार्ट में टूट के क्या बन जाएगा आपका A1 B1 C1, फिर ये A2 B2 C2, फिर ये A3 B3 C3, माइनस है तो माइनस आ जाएगा बीच में, ये क्या आ जाएगा BCD, फिर ये A2 B2 C2, फिर ये हो जाएगा A3 B3 C3 A3 B3 C3। ओके, सिमिलरली ये कॉलम के साथ भी होगा। अगर मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है इस तरह से कि अगर A1X प्लस B1Y और C1 प्लस Z लिखा हुआ है, और ये आपका A2 B2 C2, ये आपका A3 B3 C3 लिखा हुआ है, तो ये फिर टूट जाएगा आपका इस फॉर्म में A1 B1 C1, फिर ये A2 B2 C2, फिर ये A3 B3 ओके C3, प्लस है तो प्लस, फिर ये कॉलम वाइज लिखाएगा, क्या हो जाएगा XYZ A2 B2 C2, फिर ये A3 B3 C3, ऐसा हो जाएगा। आ रही बात समझ में? दैट मीन्स अगर रो या कॉलम में कोई एक एडिशन या सब्सट्रैक्शन में हो तो वो दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में टूट सकता है। सपोज दैट मान लीजिए कि अगर ऐसा दे देता है, ध्यान दीजिएगा, A1 प्लस x प्लस वाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, B1 प्लस Z C1 प्लस K, फिर ये क्या करता है इस फॉर्म में तोड़ देता है। मान लीजिए कि A2 प्लस M, ध्यान दीजिएगा, B2 और ये C2 है, फिर यहाँ पर A3 प्लस N C2 C3 लिखा हुआ है। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले इस ये रो में ये अलग अलग तोड़ सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं A1 प्लस x B1 C1, फिर ये हो जाएगा आपका A2 प्लस M A3 प्लस N, ये हो गया B2
और ये C2, फिर ये C2, फिर ये C3 प्लस, फिर ये क्या हो जाएगा YZK, ठीक है। ये फिर ऐसा ही रह जाएगा A2 प्लस M, फिर ये A3 प्लस N, ठीक है। ये क्या हो जाएगा B2 C2, ये हो जाएगा C2 C3, ऐसा टूट गया। फिर देखिए ये फिर टूट सकता है, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा A1 A2, यहाँ A3 लगता रहा होगा, ये A3 रहा होगा, ये हो जाएगा A1 A2 A3, फिर ये B1 B2 B3, फिर ये C1 C2 C3 प्लस ये क्या हो जाएगा XMN, फिर ये B1 B2 C2 C1 C2 C3, फिर देखिए प्लस, फिर ये भी टूट सकता है, तो ये Y A2 A3 Z B2 C2 K C2 C3। देखिए Y के साथ यहाँ पर तो कुछ है नहीं, इसका मतलब प्लस में क्या रहा होगा, हम लोग सोचेंगे 0 रहा होगा, तो हो जाएगा 0 MN Z B2 C2 फिर K C2 C3, ऐसा टूट सकता है, ठीक है। प्लस रहेगा तो प्लस के फॉर्म में, माइनस रहेगा तो माइनस के फॉर्म में। आ रही बात समझ में? अब दो बात समझ में आ चुका है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में रहा तो वो टूट सकता है। दूसरा बात समझ में आया कि किसी डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का वैल्यू इक्वल होता है, यानी कि कोरिस्पॉन्डिंगली रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज किया जाए तो डिटर्मिनेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी बनता है। देखिए अगर आपके पास लिखा हुआ है ABC DEF GHK, तो हम लोग सीखे हुए हैं कि कोई रो या कॉलम अगर आइडेंटिकल हो तो उसका वैल्यू 0 होता है। देखिए ऊपर में बताए हैं कि अगर आइडेंटिकल हो, जैसे A1 B1 C1 A1 B1 C1 था, कॉमन था, दोनों में आइडेंटिकल था, तो उसका वैल्यू 0 हुआ। अब सोचिए जरा, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ये हमारा ABC है, ये हमारा DEF है और ये GHK है, तो प्लस 0 करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको देखिए तो ABC DEF GHK लिखा हुआ है, तो आप 0 को तो ऐसा भी लिख सकते हैं DEF, फिर ये DEF GHK, ऐसा भी तो लिख सकते हैं 0 को। अब देखिए यहाँ से फिर सीखे हुए हैं हम लोग कि अगर इस फॉर्म में रहे, जैसे कि देखिए ये आपका सेकेंड रो कॉलम, थर्ड रो कॉलम है, ये दोनों अगर अलग अलग है तो ये कंप्लीट ट्रांसफर हो सकता है इस पार्ट में। दैट मीन्स ये A1 प्लस एक्स, B1 प्लस वाई, C1 प्लस जेड बन सकता है, तो ये एक डिटर्मिनेंट में इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सिमिलरली अगर यहाँ पर देखें तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि A प्लस डी B प्लस ई C प्लस F, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए ये DEF ऐसा ही रहेगा, अब फिर ये GHK ऐसा ही रहेगा। अब देखिए अगर हम इस डिटर्मिनेंट से देखें तो ये डिटर्मिनेंट फाइनली हमारा इस फॉर्म में चेंज हो चुका है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है इस तरह से कि ABC DEF GHK लिखा हुआ है, तो एक रो को दूसरे रो में ऐड कर सकते हैं हम लोग, जैसे A प्लस डी B प्लस ई C प्लस F, तो DEF GHK इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है? या फिर अगर ऐड कर सकते हैं तो सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जैसे अगर लिखा हुआ है ABC DEF GHK लिखा हुआ है, तो हम लोग चाहें तो कॉलम वाइज भी वर्क कर सकते हैं, जैसे ADZ लिखा हुआ है तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं B माइनस C, तो E माइनस F H माइनस K, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। फिर यहाँ पर जो आपका बचा थर्ड वाला लिखना होगा, ये हो जाएगा फिर CF के इस फॉर्म में आ जाएगा। दैट मीन्स समझ में आ रही बात। अब देखिए अगर ABC लिखा हुआ है, DEF लिखा हुआ है, GHK लिखा हुआ है, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग अगर चाहें तो देखिए A प्लस डी B प्लस ई
C प्लस F, फिर ये D E F G H K हो गया। अगर हम चाहें तो फिर अब G को भी डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं इसमें, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं A प्लस D प्लस G, B प्लस E प्लस H, K फिर इसमें ऐड कर देंगे तो C प्लस F प्लस K। तो ये क्या हो जाएगा D E F ये G H K, ऐसा होगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब एक बात समझ में आ रहा है कि अगर हम चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है हमारे पास A B C D E F G H K, तो हम लोग डायरेक्ट इस दोनों रो को इसमें ऐड कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं A प्लस D प्लस G, B प्लस E प्लस H, C प्लस F प्लस K, ऐसा लिख सकते हैं। ये फिर कितना होगा D E F और G H K, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। या चाहे तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं A माइनस B माइनस C, D माइनस E माइनस F, G माइनस H माइनस K, फिर यहाँ क्या बचेगा आपका B E H C F K, ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब एक बात समझ में आया कि किसी एक रो या कॉलम को दूसरे रो या कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं आया। तो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट इन अनदर रो और कॉलम ऑफ एनी रो और कॉलम, किसी एक कॉलम को दूसरे रो या कॉलम में, अगर कॉलम है तो कॉलम में, रो है तो रो में हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, याद रहेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी सीखे। फिर क्या देखें कि हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके। फिर हम लोग देखें कि अगर ये इस फॉर्म में हो तो ये सेपरेट हो सकता है। फिर हम लोग देखें कि उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायरेक्ट उसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है। फिर कुछ और प्रॉपर्टी सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट 3 में, उसके बाद प्रॉपर्टी की कहानी हो जाएगा हमारा दी एंड, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए और नोट्स बना लीजिए इसका, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 में, चलिए।